हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर। और कहानियों का सिलसिला चलता ही रहेगा, कहानी ऐसे आती ही रहेंगी। मैंने लास्ट बार आपको कहा था कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पे मैंने अग्नि प्रतिज्ञा नाम की एक स्टोरी शुरू की है, जिसका लिंक मैंने अभी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अग्नि प्रतिज्ञा सुनिए। उसमें और भी एक कहानी है, आप चाहे तो वो भी सुन सकते हैं। उसकी वॉइस क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी मुझे थोड़ी वो नहीं लग रही है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप अग्नि प्रतिज्ञा सुनेंगे तो ज़रूर आप उस कहानी से कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो हमारे घर पे अभी अभी आई है और हमें बहुत अच्छी लग रही है। एंड वो है देखिए, ये फिश एक्वेरियम। और ये जब से घर पे आई है मेरा मेंटल लेवल इतना काम हो गया है ना, इतना स्मूथ हो गया है कि मैं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ स्टोरीज़ पर। तो आपको कैसी लग रही है कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। अरुणिमा रसोई में खाना बना रही थी। कल रात आस्तिक ने उसकी जो हालत की थी, उसे छुपाने के लिए उसने फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना हुआ था और हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी। अरुणिमा ने मेकअप से भी खुद को ढकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ क्योंकि अरुणिमा की जो हालत थी कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। उसके होंठ सूजे हुए थे, चेहरे पर हताशा नजर आ रही थी और हाथों की उंगलियों में भी चोट के निशान थे। एक सर्वेंट ने अरुणिमा के पास आते हुए कहा, रानी साहिबा, खाना मैं बना देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अरुणिमा ने धीरे से उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। आप बस सब्जियां काट दीजिए। अगर राजा साहब को पता चला कि मैंने खाना नहीं बनाया तो गुस्सा होंगे। सर्वेंट को अरुणिमा की हालत पर तरस आ रहा था। उसने धीरे से सर हाँ में हिलाया और अपने काम पर लग गई। वो सच में अरुणिमा की मदद करना चाहती थी, क्योंकि जब से अरुणिमा इस घर में आई थी उसने एक भी दिन अरुणिमा के चेहरे पर खुशी नहीं देखी थी। अरुणिमा का पूरा शरीर ऐसा दर्द कर रहा था जैसे कि कोई अभी भी उसके ऊपर लोहे की रोड से पिटाई कर रहा हो। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था, उसे चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन अरुणिमा अपने पैरों को घसीटते हुए किसी तरीके से खुद को रसोई में लेकर आई थी। अरुणिमा खाना बना रही थी कि तभी रसोई में अमृता ताई आ जाती है और वह अरुणिमा को देखती है। अरुणिमा की हालत देखकर अमृता ताई की आंखें छोटी हो जाती है। वह सबसे पहले रसोई में जाकर वहां के सेवकों को बाहर जाने के लिए कहती है। उसके बाद अरुणिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। अरुणिमा का पूरा चेहरा जो मुरझाया हुआ था वह आज सच में काला पड़ गया था। अमृता ताई की आंखें तीखी हो गई। उन्होंने अरुणिमा को देखकर कहा, अरुणिमा, आस्तिक ने कुछ कहा, उसने हाथ उठाया तुम पर। मुझे सच सच बताओ, क्या आस्तिक ने तुम्हें पीटा है? अरुणिमा हैरानी से अमृता ताई को देखती है, लेकिन फिर अपना चेहरा नीचे करके वह धीरे से ना में सर हिलाती है और कहती है, नहीं अमृता ताई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अमृता ताई ने गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए कहा, तुम कितनी ठीक हो, ये तो मुझे दिख ही रहा है। अंधी नहीं हूं मैं, एक औरत होने के नाते तुम्हारे दर्द को तुम्हारे कहे बिना पहचान सकती हूँ, तो तुम्हारी जख्मों को भी बहुत अच्छे से पहचान सकती हूँ। और आस्तिक ऐसा कैसे कर सकता है? रुको, उसे तो मैं बताती हूँ। ये कहते हुए अमृता ताई गुस्से से बाहर जाने के लिए मुड़ती है। तभी अरुणिमा नीचे जमीन पर बैठकर उनके पैर पकड़ लेती है। अमृता ताई हैरानी से अरुणिमा को देखने लगती है। अरुणिमा रोते हुए कहने लगती है, नहीं ताई, आप उन्हें कुछ मत कहिए, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत कहिए, वह मुझे बहुत मारेंगे, इस बार तो वो मुझे जान से मार डालेंगे, मुझ पर रहम करिए। अमृता ताई की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उनका दिल कांप गया। अरुणिमा बुरी तरह से डर से कांप रही थी और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था। अरुणिमा की ऐसी हालत देखकर अमृता ताई की आंखों में आंसू आ गए। अरुणिमा क्या क्या देख रही थी अपनी जिंदगी में, उसे कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमृता ताई ने फिर भी अपने मन में सोचा, उसे आस्तिक से बात करनी ही होगी, वह इस फूल सी बच्ची को ऐसे प्रताड़ित नहीं कर सकता है। आखिर क्या वजह है जो वह अरुणिमा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? अमृता ताई ने धीरे से अरुणिमा को खड़ा किया और उसके आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा, ठीक है अरुणिमा, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं आस्तिक से कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन फिर तुम मुझे बताओ कि आस्तिक तुम्हारे साथ ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है? आखिर वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? अरुणिमा धीरे धीरे पानी पीती है और सुबकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें इस बारे में कुछ मत बताएगा।
अमृता ताई ने जब अरुणिमा को और रोते हुए देखा तो उन्होंने अरुणिमा को अपने गले लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए कहने लगी, मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो, अब जो होगा अच्छा होगा। रॉयल फैशन हाउस। प्रणाली अपने केबिन में बैठकर नए डिजाइन पर काम कर रही थी। जाहिर सी बात है उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी प्रणाली अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और उसकी असिस्टेंट अंदर आते हुए कहती है, मैडम कोई आपसे मिलने आया है। प्रणाली जो कि किसी डिजाइन में बिजी थी, वह एक हाथ से अपने पैन को घुमाते हुए कहती है, जो भी है कह दो, मैं बिजी हूँ। लेकिन इससे पहले कि असिस्टेंट वापस जा पाती दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और सक्षम अंदर आते हुए कहता है, बिजी तो मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकाल ही लेता हूँ। सक्षम की आवाज़ सुनकर प्रणाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह चेहरा उठाकर सक्षम को देखने लगती है। सक्षम असिस्टेंट को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, 2 कप कॉफ़ी भिजवा दीजिए। असिस्टेंट हैरानी से प्रणाली को देखती है और फिर सक्षम को देखकर हाँ में सर हिलती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही प्रणाली अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, यह क्या बदतमीजी है। सक्षम अपने कोट के बटन को सही करता हुआ अंदर आता है और सामने लगे हुए सोफे पर आराम से बैठते हुए कहता है, कॉफ़ी मंगवाने में कैसी बदतमीजी है। प्रणाली और गुस्से में सक्षम के सामने आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे ऑफिस में आकर तुम ऑर्डर किसे दे रहे हो। सक्षम अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को सामने टेबल पर रखते हुए कहता है, भले ही ऑफिस तुम्हारा है लेकिन इसमें बिजनेस तो मेरा भी है ना। प्रणाली घूरती हुई नजरों से सक्षम को देखती है और कहती है, तुम्हारा बिजनेस? दिमाग खराब हो गया है क्या? निकलो यहाँ से वरना गार्ड को बुलवाऊंगी। सक्षम अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखता है और स्टाइल से बैठते हुए कहता है, राजकुमारी साहिबा, कुछ भी करने से पहले एक बार यह फाइल उठाकर तो देख लीजिए, आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। प्रणाली खा जाने वाली नजरों से सक्षम को देख रही थी। उसने गुस्से में टेबल पर पड़ी हुई फाइल उठाए और उसे खोलकर पढ़ने लगी और एक एक पन्ना पलटते हुए ही प्रणाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। पूरी फाइल देखने के बाद प्रणाली ने फाइल को बंद किया और उसे टेबल पर पटकते हुए कहा, यह क्या है? ये कब हुआ? मैं ऐसी किसी बकवास पर यकीन नहीं करती हूँ। किसने किया है ये सब? ये सब तुम्हारी ही कोई चाल होगी, वरना मैं और तुम्हारी कंपनी की फैशन डिजाइनर हो ही नहीं सकता। सक्षम आराम से मुस्कुराते हुए प्रणाली को देखकर कहता है, बिल्कुल हो सकता है राजकुमारी साहिबा, मेरी टेक्सटाइल कंपनी है और आप फैशन डिजाइनर हैं और हम दोनों की कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ है। आप मेरी कंपनी की फैशन डिजाइनर हैं। मैं तो यहाँ पर आपसे काम के बारे में बात करने आया था कि आपकी हॉबीज किस टाइप के फैशन में है, समर वेकेशन, ओल्ड रेट्रो लुक या फॉरेन थीम पर या अपने इंडियन डीप कलेक्शन। प्रणाली गुस्से में सक्षम को देखती और दांत पीसते हुए कहा, कफन बहुत अच्छा डिजाइन करती हूँ मैं। प्रणाली के लिए कहते ही सक्षम की हंसी छूट जाती है और वह हंसते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, फिर तो मेरे लिए एक जरूर से डिजाइन कर दीजिएगा। मरने का तो पता नहीं, कम से कम कफन तो ब्रांडेड मिलेगा। तभी केबिन का दरवाजा एक बार फिर से खुलता है और असिस्टेंट कॉफी लेकर अंदर आती है। सक्षम को पता था कि प्रणाली का जो बिहेवियर है वही कॉफी का मग उठाकर सीधे सक्षम के सर पर दे मारेगी, इसीलिए सक्षम ने ऐसा कुछ होने से पहले ही उस असिस्टेंट के हाथ से वह कॉफी की ट्राली ली और उसे एक स्माइल देते हुए कहा, आपका काम हो गया, अब जाए, अगर कुछ चाहिए होगा तो हम आपको बुला लेंगे। वह असिस्टेंट वहां से चली जाती है और सक्षम कॉफी का मग अपने हाथ में लेते हुए एक प्रणाली की तरफ आता है और कहता है, आप ही की कंपनी की है। लेकिन प्रणाली सक्षम के हाथ से काफी नहीं लेती है, बल्कि उसे खा जाने वाली नजरों से देखती रहती है। सक्षम ने वह कॉफी टेबल पर रख दी और अपने कंधे उठाते हुए कहा, आपको नहीं पीनी ना सही, पर मुझे तो बहुत जोर से कॉफी पीने का मन कर रहा है। सक्षम ने कॉफी का एक सिप लिया और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, मीठा कम है। प्रणाली ने गुस्से में कहा, जहर मिला लो। सक्षम हंसते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारी जुबान ही काफी है, अब मीठी हो गई। प्रणाली ने गुस्से में अपने हाथों की मुठियां बनाई और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए सक्षम को देखती और कहा, क्या है ये सब? किसने किया है? ये कैसे हुआ? हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन। सक्षम ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सिग्नेचर नहीं दिखता तुम्हें? प्रणाली दोबारा फाइल खोलती है और सिग्नेचर देखती है तो आस्तिक के साइन थे। वह हैरानी से सक्षम को देखकर कहती है, लेकिन क्यों? भाई ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन कैसे करवा दिया है?
सक्षम अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कोट को सही करता हुआ कहता है, अब कैसे करवाया, क्यों करवाया, किस लिए करवाया, ये तो तुम अपने भाई से ही पूछना। मैं बस इतना जानता हूँ कि अब हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन हो चुका है और तुम मेरी कंपनी की डिजाइनर हो, तो मुझे मेरे आने वाले फैशन शो के लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट ईमेल कर देना। मैं उसे देखकर फाइनल कर दूंगा। लेकिन हंसी मजाक अपनी जगह और काम अपनी जगह। प्रणाली गुस्से में सक्षम को देखती है और कहती है, तुमसे तो मजाक मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया है, और जहां तक बात रही काम की, तो मेरे काम को कोई ना कर सके, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। अगले 10 दिन में तुम्हें डिजाइन मिल जाएंगे, अब निकलो यहाँ से। सक्षम को प्रणाली का यही रूड बिहेवियर न जाने क्यों अच्छा लगता है। उसके साथ जितना भी तीखा होकर क्यों ना बात कर ले, सक्षम उसका जवाब मुस्कुरा कर ही देता है। सक्षम ने फाइल उठाए और मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, फिर 10 दिन में कोई और तरीका ढूंढता हूँ यहाँ आने का। प्रणाली इससे पहले सक्षम की कई बातों को समझ पाती। सक्षम वहां से चला जाता है और प्रणाली बस सोचती रह जाती है कि सक्षम कहना क्या चाहता है। प्रणाली के ऑफिस से निकलकर सक्षम सीधे पार्किंग एरिया में आता है। सक्षम अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को टर्न कर ही रहा होता है कि तभी एक स्कूटी सक्षम के सामने आ जाती है। सक्षम जल्दी से ब्रेक लगा देता है और वह स्कूटी गिरते गिरते बचती है। सक्षम जल्दी से बाहर निकलता है और स्कूटी के पास आता है। उस पर एक लड़की बैठी हुई थी जो अपनी अनबैलेंस हुई स्कूटी को संभाल रही थी। सक्षम जल्दी से उस स्कूटी को संभालता है और लड़की से कहता है, सॉरी, आपको लगी तो नहीं। वह लड़की अपना हेलमेट निकालती है तो सक्षम हैरानी से कहता है, राजकुमारी कीर्ति। कीर्ति भी मुस्कुराते हुए सक्षम को देखती है और कहती है, आप। सक्षम स्माइल के साथ कीर्ति से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं यहाँ अभी तो किसी से छुप नहीं रही है? कीर्ति मुस्कुराती है और ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं, यह मेरी दीदी का ऑफिस है। सक्षम कुछ सोचता है और फिर अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता, अरे हाँ, ये तो आपकी बहन का ही ऑफिस है, मैं तो भूल ही गया था। वह क्या है ना, आप इतनी स्वीट है, और आप दोनों बहनों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि प्रणाली आपकी बहन है। कीर्ति मुस्कुराते हुए कहती है, आप दीदी से मिलने आए थे? सक्षम हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, दरअसल हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ है तो मैं कुछ काम के सिलसिले में आपकी बहन से मिलने आया था, पर लगता है उनका काम करने का कोई इरादा नहीं है मेरे साथ। कीर्ति ने कहा, सक्षम जी, अगर आप मेरी बहन के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। वह जुबान से ही थोड़ी कड़वी है लेकिन वह दिल की बुरी नहीं है। सक्षम एक छोटी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाता है और कहता है, इसीलिए तो आपकी बहन के साथ का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया है। खैर छोड़िए काम की बातें हैं, आप अपनी बहन से मिल लीजिए। वैसे भी मैं अभी अभी उनसे मिलकर आया हूँ। गुस्से में ऑफिस का सामान तोड़ रही होगी। कीर्ति हंस देती है और हाँ में सर हिला वहां से चली जाती है। सक्षम भी कीर्ति को जाता हुआ देखता है और कहता है, दोनों बहनें ही है, लेकिन दोनों के स्वभाव में कितना डिफरेंस है। रॉयल गेस्ट हाउस। जानवी और पृथ्वी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पृथ्वी जानवी को देखकर कहता है, तुम्हारी माँ कोमा में है? जानवी धीरे से हाँ में सर हिलाती है और कहती है, जी, मेरी माँ कोमा में है, इसीलिए मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैं यहाँ पर और ज़्यादा दिन नहीं रह सकती हूँ, वहाँ मेरी माँ का इलाज रुक जाएगा। वह पिछले 5 साल से कोमा में है और उनको जिंदा रखने के लिए मैं जगह जगह नाचकर पैसे कमाती हूँ। देखिए, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब मुझे गोली लगी थी, अगर तब आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बच पाती और मेरी माँ ऐसे ही लावारिसों की तरह अस्पताल में पड़ी रहती। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती हूँ। पृथ्वी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं डॉक्टर हूँ और यह मेरा काम था, और जहाँ तक बात रही तुम्हारी माँ के इलाज की, तो तुम फिक्र मत करो, मैं उस अस्पताल के स्टाफ से बात कर लूँगा। तुम्हारी माँ का इलाज वहाँ पर बहुत अच्छे से होगा, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे पैरों में अभी भी चोट है, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। एक बार तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा। अब इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं होगी। आस्तिक ने पहले ही कह दिया था कि वह आज रात खाने पर घर नहीं आएगा। सबको ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई थी, लेकिन अगर किसी को सुकून महसूस हुआ था तो वह थी अरुणिमा। जब से अमृता ताई आई थी
अरुणिमा नीचे बैठकर खाना नहीं खाती थी और ना ही सिर्फ चिकन खाती थी, बल्कि उसे भी वही खाना दिया जाता था जो बाकी सब खाते हैं। पृथ्वी ने एक सर्वेंट से कहा, आप मेरे लिए टिफिन पैक कर दीजिए। सब लोग पृथ्वी की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगते हैं। प्रणाली कहती है, ये टिफिन किसके लिए पैक करवा रहे हो? पृथ्वी अपना खाना खाते हुए कहता है कोई? प्रणाली ने कहा, रॉयल गेस्ट हाउस से केयरटेकर का फोन आया था, बता रहा है कि तूने वहां पर किसी गेस्ट को रखा हुआ है। ऐसा कौन गेस्ट है जिसे तूने रॉयल गेस्ट हाउस में रखा हुआ है? पृथ्वी कहता है, हाँ वह गेस्ट है, वह एक पेशेंट है, मैंने उसे गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। अमृता ताई कहती है, पेशेंट है तो हॉस्पिटल में रखो, गेस्ट हाउस में क्यों रखा हुआ है? पृथ्वी ने एक नज़र घूरकर सबको देखता। सबकी नज़रें इस समय पृथ्वी के ऊपर ही थी। पृथ्वी ने जल्दी से अपने मुंह में रखे हुए निवाला को गले से नीचे उतारा और कहा, हाँ, लेकिन उसका केस कुछ स्पेशल है, इसलिए उसे गेस्ट हाउस में रखना पड़ा। फिक्र मत कीजिए, 2-4 दिन में वहां से चली जाएगी। सुनकर कीर्ति को खांसी आने लगी और वह हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहती है, चली जाएगी मतलब गेस्ट हाउस में कोई लड़की है? पृथ्वी हैरान रह जाता है सबको देखकर। तभी एक सर्वेंट वहां पर आता है और कहता है, साहब आपने टिफिन पैक करने के लिए कहा था। पृथ्वी अपनी जगह से उठता है और उस सर्वेंट के हाथ से वह टिफिन लेता हुआ कहता है, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। और उसके बाद पृथ्वी वहां से सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है और सब लोग उसे हैरानी से जाता हुआ देखते हैं। अमृता ताई अरुणिमा, प्रणाली और कीर्ति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम में से किसी को इस बारे में कुछ पता है? तीनों एक साथ नामे है सर हिलाती हैं। अमृता ताई पृथ्वी को जाता हुआ देखती है और कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ पसरा हुआ था और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। उसके आदमियों ने किसी को पकड़ा था जिसका कनेक्शन उसकी मां के गुजरे हुए कल से था, लेकिन जो बात उस आदमी ने बताई थी उसे सुनकर आस्तिक को वह दिन याद आ जाता है जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहता है। आस्तिक का मन इस समय बहुत भारी हो रहा था। उसके मन में बहुत बेचैनी थी। उसके मन में एक ऐसी हलचल मची हुई थी कि वह उसे चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा था। ऐसा लग रहा था एक आग है उसके अंदर, जो उसे अंदर ही अंदर जला रही है। उसे सुकून चाहिए था, इस आग से निजात चाहिए था। आस्तिक की गाड़ी कितनी फास्ट चल रही थी यह वह भी नहीं जानता था। उसे बस जल्द से जल्द महल पहुंचना था। जल्दी महल पहुंचने के लिए आस्तिक कोई सी भी ट्रैफिक रूल्स पालन नहीं कर रहा था, बल्कि 2 बार तो उसकी गाड़ी ऐसी स्थिति में भी पहुंच गई जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आस्तिक की गाड़ी को तेज रफ्तार से आते देख वॉचमैन ने जल्दी से महल के दरवाजे खोले। आस्तिक की गाड़ी महल के अंदर तेजी से आती है और महल के दरवाजे पर आकर बहुत तेजी से रुकती है। आस्तिक अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और बिना किसी की तरफ देखे सीधे ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अरुणिमा ने अभी अभी कमरा सही किया था, क्योंकि आस्तिक को बेड पर एक भी सिलवटें पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि पर्दों की क्रश भी उसे एक लाइन में चाहिए थी। इसीलिए अरुणिमा हमेशा आस्तिक के कमरे में आने से पहले ही कमरा पूरी तरह से सही कर देती है। अरुणिमा अभी अभी फर्श पर लेटी हुई थी। कल रात के आस्तिक के व्यवहार के बाद उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इस कमरे में रुके, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि अगर आस्तिक उसे कमरे में नहीं देखेगा तो ढूंढता हुआ उसके पास जरूर आएगा और फिर वह उसे दुगनी सजा देगा कि वह उससे दूर भाग रही है। अरुणिमा ने बस अपनी पलकें झुकाए ही थी कि तभी एक झटके से दरवाजा खुलता है और अरुणिमा डर से कांप जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। आस्तिक अपनी फूली हुई सांसें और सर्द आंखों के साथ अरुणिमा को देखता है। आस्तिक का ऐसा रूप देखकर अरुणिमा की सांस अटक गई थी और वह डर से जल्दी से 2 कदम पीछे होती है। आस्तिक तेज कदमों से अरुणिमा के पास आ रहा था और अरुणिमा जल्दी से पीछे होते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया राजा साहब, आप मुझे सजा मत दीजिए, मुझे मारना मत, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है, प्लीज़ आप मुझे मारना मत, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। आस्तिक तेज कदमों से अरुणिमा के पास आता है। अरुणिमा पूरी दीवार से चिपक गई थी और जैसे ही आस्तिक उसके बहुत करीब आता है, अरुणिमा ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें कसके बंद कर ली। पर अगले ही पर अरुणिमा हैरान हो जाती है क्योंकि आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी बाहों में खींचकर कस के गले लगा लिया था। फ्लावर पेटल फ्लावर पेटल फ्लावर पेटल। दोस्तों, होली तक सारे एपिसोड छोटा ही आएंगे क्योंकि मैं होली तक थोड़ी बिजी हूँ, पर कोशिश करूँगी आपको रेगुलर एपिसोड देने की। बाकी जानकारी के लिए मुझे मेरे चैनल पर ज्वाइन करें। वेब लिंक्स
आस्तिक ने पहले ही कह दिया था कि वह आज रात खाने पर घर नहीं आएगा। सबको ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई थी, लेकिन अगर किसी को सुकून महसूस हुआ था तो वह थी अरुणिमा। जब से अमृता ताई आई थी, अरुणिमा नीचे बैठकर खाना नहीं खाती थी और ना ही सिर्फ चिकन खाती थी, बल्कि उसे भी वही खाना दिया जाता था जो बाकी सब खाते हैं। पृथ्वी ने एक सर्वेंट से कहा, आप मेरे लिए टिफिन पैक कर दीजिए। सब लोग पृथ्वी की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगते हैं। प्रणाली कहती है, ये टिफिन किसके लिए पैक करवा रहे हो? पृथ्वी अपना खाना खाते हुए कहता है कोई? प्रणाली ने कहा, रॉयल गेस्ट हाउस से केयरटेकर का फोन आया था, बता रहा है कि तूने वहां पर किसी गेस्ट को रखा हुआ है। ऐसा कौन गेस्ट है जिसे तूने रॉयल गेस्ट हाउस में रखा हुआ है? पृथ्वी कहता है, हाँ वह गेस्ट है, वह एक पेशेंट है, मैंने उसे गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। अमृता ताई कहती है, पेशेंट है तो हॉस्पिटल में रखो, गेस्ट हाउस में क्यों रखा हुआ है? पृथ्वी ने एक नज़र घूरकर सबको देखता। सबकी नज़रें इस समय पृथ्वी के ऊपर ही थी। पृथ्वी ने जल्दी से अपने मुंह में रखे हुए निवाला को गले से नीचे उतारा और कहा, हाँ, लेकिन उसका केस कुछ स्पेशल है, इसलिए उसे गेस्ट हाउस में रखना पड़ा। फिक्र मत कीजिए, 2-4 दिन में वहां से चली जाएगी। सुनकर कीर्ति को खांसी आने लगी और वह हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहती है, चली जाएगी मतलब गेस्ट हाउस में कोई लड़की है? पृथ्वी हैरान रह जाता है सबको देखकर। तभी एक सर्वेंट वहां पर आता है और कहता है, साहब आपने टिफिन पैक करने के लिए कहा था। पृथ्वी अपनी जगह से उठता है और उस सर्वेंट के हाथ से वह टिफिन लेता हुआ कहता है, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। और उसके बाद पृथ्वी वहां से सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है और सब लोग उसे हैरानी से जाता हुआ देखते हैं। अमृता ताई, अरुणिमा, प्रणाली और कीर्ति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम में से किसी को इस बारे में कुछ पता है? तीनों एक साथ नामे है सर हिलाती हैं। अमृता ताई पृथ्वी को जाता हुआ देखती है और कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ पसरा हुआ था और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। उसके आदमियों ने किसी को पकड़ा था जिसका कनेक्शन उसकी मां के गुजरे हुए कल से था, लेकिन जो बात उस आदमी ने बताई थी उसे सुनकर आस्तिक को वह दिन याद आ जाता है जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहता है। आस्तिक का मन इस समय बहुत भारी हो रहा था, उसके मन में बहुत बेचैनी थी। उसके मन में एक ऐसी हलचल मची हुई थी कि वह उसे चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा था। ऐसा लग रहा था एक आग है उसके अंदर, जो उसे अंदर ही अंदर जला रही है। उसे सुकून चाहिए था, इस आग से निजात चाहिए था। आस्तिक की गाड़ी कितनी फास्ट चल रही थी यह वह भी नहीं जानता था। उसे बस जल्द से जल्द महल पहुंचना था। जल्दी महल पहुंचने के लिए आस्तिक कोई सी भी ट्रैफिक रूल्स पालन नहीं कर रहा था, बल्कि 2 बार तो उसकी गाड़ी ऐसी स्थिति में भी पहुंच गई जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आस्तिक की गाड़ी को तेज रफ्तार से आते देख वॉचमैन ने जल्दी से महल के दरवाजे खोले। आस्तिक की गाड़ी महल के अंदर तेजी से आती है और महल के दरवाजे पर आकर बहुत तेजी से रुकती है। आस्तिक अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और बिना किसी की तरफ देखे सीधे ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अरुणिमा ने अभी अभी कमरा सही किया था, क्योंकि आस्तिक को बेड पर एक भी सिलवटें पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि पर्दों की क्रश भी उसे एक लाइन में चाहिए थी। इसीलिए अरुणिमा हमेशा आस्तिक के कमरे में आने से पहले ही कमरा पूरी तरह से सही कर देती है। अरुणिमा अभी अभी फर्श पर लेटी हुई थी। कल रात के आस्तिक के व्यवहार के बाद उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इस कमरे में रुके, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि अगर आस्तिक उसे कमरे में नहीं देखेगा तो ढूंढता हुआ उसके पास जरूर आएगा और फिर वह उसे दुगनी सजा देगा कि वह उससे दूर भाग रही है। अरुणिमा ने बस अपनी पलकें झुकाए ही थी कि तभी एक झटके से दरवाजा खुलता है और अरुणिमा डर से कांप जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। आस्तिक अपनी फूली हुई सांसें और सर्द आंखों के साथ अरुणिमा को देखता है। आस्तिक का ऐसा रूप देखकर अरुणिमा की सांस अटक गई थी और वह डर से जल्दी से 2 कदम पीछे होती है। आस्तिक तेज कदमों से अरुणिमा के पास आ रहा था और अरुणिमा जल्दी से पीछे होते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया राजा साहब, आप मुझे सजा मत दीजिए, मुझे मारना मत, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है, प्लीज़ आप मुझे मारना मत, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। आस्तिक तेज कदमों से अरुणिमा के पास आता है। अरुणिमा पूरी दीवार से चिपक गई थी और जैसे ही आस्तिक उसके बहुत करीब आता है, अरुणिमा ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें कसके बंद कर ली। पर अगले ही पर अरुणिमा हैरान हो जाती है क्योंकि आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी बाहों में खींचकर कस के गले लगा लिया था। अरुणिमा एक पल के लिए ब्लैंक हो गई थी,
उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक आस्तिक को क्या हो गया। आस्तिक अचानक से उसके पास आता है और उसे कस के गले लगा लेता है। अरुणिमा को आस्तिक की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। आस्तिक का पूरा शरीर इस समय अकड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपन अरुणिमा महसूस कर सकती थी। उसने आस्तिक को कंधे से पकड़ते हुए खुद से दूर धकेलना चाहा और कहा, राजा साहब क्या हुआ आपको? राजा साहब आप ठीक तो है? लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा को नहीं छोड़ा, बल्कि वह इस तरीके से उसके गर्दन पर अपना चेहरा रगड़ते हुए कहता है, मेरे पास रहो, तुम तो मुझसे दूर मत जाओ। हर कोई मुझसे दूर चला गया है, मेरा कोई अपना मेरे पास नहीं है। अरुणिमा आस्तिक के शब्द सुनकर हैरान रह गई। उसने हैरानी से आस्तिक के पीठ पर अपने हाथ रखकर उसे सहला रही थी। वह बस आस्तिक को सहारा दे रही थी और उसने मन में कहा, ऐसा क्यों कह रहे राजा साहब? सब तो है यहाँ पर, अमृता ताई है, प्रणाली है, पृथ्वी है, कीर्ति है, और तुम। आस्तिक ने जैसे ही यह कहा अरुणिमा निशब्द हो गई और वह पूरी तरह से आस्तिक के कहे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। आस्तिक कहना क्या चाहता है? 2 मिनट तक जब अरुणिमा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो आस्तिक धीरे से अरुणिमा से अलग होता है और वह उसके उस सफ़ेद पड़े हुए चेहरे को देखकर कहता है, बताओ ना, तुम हो या नहीं? अरुणिमा पथराई हुई आंखों से आस्तिक को देख रही थी, जिसका पूरा चेहरा इस समय लाल और हताशा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था यह वह आस्तिक नहीं है जो हर रात उसके साथ रहता है, बल्कि यह तो कोई मासूम सा बच्चा है जिसे इस बात का डर है कि उसका खिलौना उससे छिन जाएगा। लेकिन अरुणिमा आस्तिक के सवाल को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि आस्तिक की घूरती निगाहें इस समय अरुणिमा के ऊपर ही थी, जैसे कि वह उससे जवाब सुनना चाहता है। उन निगाहों में आज गुस्सा नहीं था बल्कि एक तरफ थी। अरुणिमा ने धीरे से आस्तिक को देखते हुए कहा, राजा साहब, अगर मुझे आपसे दूर जाना ही होता तो आपको क्या लगता है मैं अब तक यहाँ पर होती? आस्तिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी अरुणिमा का जवाब सुनकर, लेकिन यह जवाब आस्तिक के उन सवालों जैसा नहीं था जो उसने अभी अभी अरुणिमा से पूछा था, बल्कि ये जवाब तो अरुणिमा का वह जवाब था जो उसे मजबूरी में यहाँ पर बांधे रख रहा था। आस्तिक ने अरुणिमा को देखकर कहा, अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना? अरुणिमा फिर से ब्लैक हो गई थी, क्योंकि अगर उसे एक मौका मिले आस्तिक की कैद से बाहर निकलने का तो वह इसे गवाएगी नहीं। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे कर दिया, लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा के कंधे को जोर से पकड़ते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अरुणिमा फिर से हैरानी से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन आस्तिक ने बहुत ही दर्द और तड़प के साथ कहा, अगर मैं जिंदगी में तुम्हें कभी मौका भी दूं जाने का, तो भी मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम इसके लिए मुझे सजा दे देना। माँ के जाने के बाद जिसे मैं शिद्दत से चाहता हूँ, वह मेरे पास रहे। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, कभी नहीं खोना चाहता हूँ। अरुणिमा हैरान रह गई थी आस्तिक के सवाल सुनकर। उसने हैरानी से आस्तिक को देखकर कहा, राजा साहब, आपकी माँ, क्या हुआ था उनके साथ? रेप, रॉयल गेस्ट हाउस। पृथ्वी टिफिन लेकर जानवी के सामने रखते हुए कहता है, खाना खा लो। जानवी हैरानी से उस टिफिन को देख रही थी। उसमें एक लोगो लगा हुआ था जो जानवी अक्सर यहाँ देखा करती है। उसने हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहा, ये लोगो कैसा है? पृथ्वी जानवी की प्लेट लगाते हुए कहता है, ये हमारे रियासत का चिन्ह है। जानवी हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहती, रियासत मतलब तुम क्या कोई राजा महाराजा हो? पृथ्वी हंसते हुए कहता है, राजा मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई यहाँ के राजा है। जानकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह कहती है, आपके भाई साहब, इसका मतलब आप यहाँ के राजकुमार हैं? पृथ्वी हाँ में सर हिलता है और कहता है, बस यही समझ लो कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, लेकिन मुझे ये रियासत और राजगद्दी का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वह तो मेरे भाई राजा है, इस नाते मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, लेकिन मेरी अपनी अलग पहचान यह है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जानवी आगे कुछ नहीं कहती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। जैसे ही उसका खाना खत्म होता है पृथ्वी कहता है, वैसे मैंने तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दिया है, एक गाड़ी तैयार है, तुम अपना एड्रेस बता दो। पृथ्वी की बात सुनकर जानवी भी खुश हो जाती है और जल्दी से पृथ्वी को अपना एड्रेस बता देती है। वही महल में अरुणिमा ने बहुत मुश्किल से आस्तिक को बिस्तर पर लाकर उसे सुलाया था। उसने आस्तिक के जूते उतारे और उसे देखने लगी। नशे में आस्तिक ने अभी थोड़ी देर पहले अरुणिमा के साथ जितनी भी बातें की थी, अरुणिमा के लिए ये सपने जैसा था। उसे ऐसा लग रहा था कि भले ही आस्तिक नशे में है, लेकिन इसका एक एक शब्द सही है।
अरुणिमा ने जब आस्तिक की बात सुनी तो उसे अपने दिल में आस्तिक के लिए एक हमदर्दी महसूस हुई। क्या कुछ सहा है उसने बचपन में, उसकी माँ के साथ इतना कुछ हो गया और प्रणाली, उसके बारे में सोचते ही अरुणिमा की आंखें भीग गई। इसके बाद अगर प्रणाली ने खुद को इतना पत्थर दिल और इतना मुनहफर बना लिया है तो उसने कुछ गलत नहीं किया है। फ्लावर पेटल। होली तक सब कुछ छोटी एपिसोड ही मिलेंगे। नई कहानी के अपडेट के लिए मुझे मेरे चैनल ज्वाइन करें। वेब लिंक्स। अरुणिमा एक पल के लिए ब्लैंक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक आस्तिक को क्या हो गया। आस्तिक अचानक से उसके पास आता है और उसे कस के गले लगा लेता है। अरुणिमा को आस्तिक की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। आस्तिक का पूरा शरीर इस समय अकड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपन अरुणिमा महसूस कर सकती थी। उसने आस्तिक को कंधे से पकड़ते हुए खुद से दूर धकेलना चाहा और कहा, राजा साहब क्या हुआ आपको? राजा साहब आप ठीक तो है? लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा को नहीं छोड़ा, बल्कि वह इस तरीके से उसके गर्दन पर अपना चेहरा रगड़ते हुए कहता है, मेरे पास रहो, तुम तो मुझसे दूर मत जाओ। हर कोई मुझसे दूर चला गया है, मेरा कोई अपना मेरे पास नहीं है। अरुणिमा आस्तिक के शब्द सुनकर हैरान रह गई। उसने हैरानी से आस्तिक के पीठ पर अपने हाथ रखकर उसे सहला रही थी। वह बस आस्तिक को सहारा दे रही थी और उसने मन में कहा, ऐसा क्यों कह रहे राजा साहब? सब तो है यहाँ पर। अमृता ताई है, प्रणाली है, पृथ्वी है, कीर्ति है, और तुम। आस्तिक ने जैसे ही यह कहा अरुणिमा निशब्द हो गई और वह पूरी तरह से आस्तिक के कहे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। आस्तिक कहना क्या चाहता है? 2 मिनट तक जब अरुणिमा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो आस्तिक धीरे से अरुणिमा से अलग होता है और वह उसके उस सफ़ेद पड़े हुए चेहरे को देखकर कहता है, बताओ ना, तुम हो या नहीं? अरुणिमा पथराई हुई आंखों से आस्तिक को देख रही थी, जिसका पूरा चेहरा इस समय लाल और हताशा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था यह वह आस्तिक नहीं है जो हर रात उसके साथ रहता है, बल्कि यह तो कोई मासूम सा बच्चा है जिसे इस बात का डर है कि उसका खिलौना उससे छिन जाएगा। लेकिन अरुणिमा आस्तिक के सवाल को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि आस्तिक की घूरती निगाहें इस समय अरुणिमा के ऊपर ही थी, जैसे कि वह उससे जवाब सुनना चाहता है। उन निगाहों में आज गुस्सा नहीं था बल्कि एक तरफ थी। अरुणिमा ने धीरे से आस्तिक को देखते हुए कहा, राजा साहब, अगर मुझे आपसे दूर जाना ही होता तो आपको क्या लगता है मैं अब तक यहाँ पर होती? आस्तिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी अरुणिमा का जवाब सुनकर, लेकिन यह जवाब आस्तिक के उन सवालों जैसा नहीं था जो उसने अभी अभी अरुणिमा से पूछा था, बल्कि ये जवाब तो अरुणिमा का वह जवाब था जो उसे मजबूरी में यहाँ पर बांधे रख रहा था। आस्तिक ने अरुणिमा को देखकर कहा, अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना? अरुणिमा फिर से ब्लैक हो गई थी, क्योंकि अगर उसे एक मौका मिले आस्तिक की कैद से बाहर निकलने का तो वह इसे गवाएगी नहीं। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे कर दिया, लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा के कंधे को जोर से पकड़ते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अरुणिमा फिर से हैरानी से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन आस्तिक ने बहुत ही दर्द और तड़प के साथ कहा, अगर मैं जिंदगी में तुम्हें कभी मौका भी दूं जाने का, तो भी मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम इसके लिए मुझे सजा दे देना। माँ के जाने के बाद जिसे मैं शिद्दत से चाहता हूँ वह मेरे पास रहे। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, कभी नहीं खोना चाहता हूँ। अरुणिमा हैरान रह गई थी आस्तिक के सवाल सुनकर। उसने हैरानी से आस्तिक को देखकर कहा, राजा साहब, आपकी माँ, क्या हुआ था उनके साथ? रेप, रॉयल गेस्ट हाउस। पृथ्वी टिफिन लेकर जानवी के सामने रखते हुए कहता है, खाना खा लो। जानवी हैरानी से उस टिफिन को देख रही थी। उसमें एक लोगो लगा हुआ था जो जानवी अक्सर यहाँ देखा करती है। उसने हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहा, ये लोगो कैसा है? पृथ्वी जानवी की प्लेट लगाते हुए कहता है, ये हमारे रियासत का चिन्ह है। जानवी हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहती, रियासत? मतलब तुम क्या कोई राजा महाराजा हो? पृथ्वी हंसते हुए कहता है, राजा मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई यहाँ के राजा है। जानकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह कहती है, आपके भाई साहब? इसका मतलब आप यहाँ के राजकुमार हैं? पृथ्वी हाँ में सर हिलता है और कहता है, बस यही समझ लो कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, लेकिन मुझे ये रियासत और राजगद्दी का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वह तो मेरे भाई राजा है, इस नाते मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, लेकिन मेरी अपनी अलग पहचान यह है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जानवी आगे कुछ नहीं कहती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। जैसे ही उसका खाना खत्म होता है पृथ्वी कहता है,
वैसे मैंने तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दिया है। एक गाड़ी तैयार है, तुम अपना एड्रेस बता दो। पृथ्वी की बात सुनकर जाह्नवी भी खुश हो जाती है और जल्दी से पृथ्वी को अपना एड्रेस बता देती है। वही महल में अरुणिमा ने बहुत मुश्किल से आस्तिक को बिस्तर पर लाकर उसे सुलाया था। उसने आस्तिक के जूते उतारे और उसे देखने लगी। नशे में आस्तिक ने अभी थोड़ी देर पहले अरुणिमा के साथ जितनी भी बातें की थी, अरुणिमा के लिए ये सपने जैसा था। उसे ऐसा लग रहा था कि भले ही आस्तिक नशे में है लेकिन इसका एक एक शब्द सही है। अरुणिमा ने जब आस्तिक की बात सुनी तो उसे अपने दिल में आस्तिक के लिए एक हमदर्दी महसूस हुई। क्या कुछ सहा है उसने बचपन में, उसकी माँ के साथ इतना कुछ हो गया और प्रणाली, उसके बारे में सोचते ही अरुणिमा की आंखें भीग गई। इसके बाद अगर प्रणाली ने खुद को इतना पत्थर दिल और इतना मुनहफत बना लिया है तो उसने कुछ गलत नहीं किया है। जैसे ही आस्तिक की नींद खुलती है वह कसमसा कर उठता है, लेकिन अपने शरीर पर एक भार होने की वजह से वह ठीक से उठ नहीं पाता है। आस्तिक अपनी आंखें मसलते हुआ अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अरुणिमा उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। आस्तिक ये देखकर चौंक गया। अरुणिमा उसके पास क्या कर रही है और वह उसके ऊपर क्यों सो रही है। आस्तिक का एक मन किया कि अरुणिमा को लात मार कर नीचे जमीन पर गिरा दे और वह ऐसा करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वह अपने कमरे में है। आस्तिक हैरानी से अपने कमरे को देख रहा था। वह यहाँ कब आया? कल रात उसने जो भी किया उसके बाद वह सीधे क्लब गया था और वहां उसने बेतहाशा ड्रिंक कर ली थी, इतना कि वह संभल भी नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं था। उसने गाड़ी कब चलाई? क्या वह खुद ड्राइव करके आया था या उसे ड्राइवर लेकर आया था? वह कमरे में कब आया? अरुणिमा उसके साथ क्या कर रही है? आस्तिक इन सारे सवालों से परेशान हो गया था। उसका सर वैसे भी हैंगओवर की वजह से दर्द कर रहा था, ऊपर से उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। यह अलग परेशानी थी। तभी कुछ सोचते हुए आस्तिक का पूरा चेहरा डर से भर गया। उसने अरुणिमा को देखते हुए अपने मन में कहा, कल रात नशे की हालत में मैंने इसे कुछ कह तो नहीं दिया। कल रात वैसे भी मैं उन सब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नशे की हालत में मैंने इसे सब कुछ बता दिया हो? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी आस्तिक की नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती है जिसमें 9 बजे बजने वाले थे। आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। 10 बजे तक तो उसे कहीं पहुंचना था। यही सोचते हुए वह हड़बड़ाते हुए उठता है, लेकिन अरुणिमा उसके सीने पर अपने सर को रगड़ते हुए दोबारा से सो जाती है। अरुणिमा को ऐसा सोता देख आस्तिक उसे धीरे से करवट देकर बिस्तर पर करता है और उसे आराम से सुला देता है। उसे खुद ही नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। बस वह इस समय अरुणिमा की नींद खराब नहीं करना चाहता था। आस्तिक जल्दी से बिस्तर से उठता है। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे और ना ही वह फ्रेश हुआ था। वह उसी हालत में अपने कमरे से निकलता है। आस्तिक जैसे ही हाल में आता है, सब लोग उसका ब्रेकफास्ट टेबल पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन आस्तिक चलता हुआ ही सबको देखता है और कहता है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद आस्तिक अचानक से रुकता है और अमृता ताई को देखते हुए कहता है, अरुणिमा ऊपर सो रही है, जब उठे तो उसे कुछ खिला देना। और उसके बाद आस्तिक सीधा बाहर चला जाता है। सब लोग उसे इस तरीके से देखकर हैरान थे। आस्तिक के बाल पूरे अस्त व्यस्त हो रखे थे और यहाँ तक कि उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह घर से चला गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि आस्तिक इस बदहवासी की हालत में घर से निकला है, वरना वह हमेशा खुद को पूरी तरह से तैयार करके ही निकलता है। बाल और दाढ़ी उसकी हमेशा सेट रहती थी, कपड़ों पर एक भी सिलवट नहीं, यहाँ तक कि उसके कोट के कफ बटन तक सलीके से लगाए जाते थे। हाथों में महंगी वॉच और गले में गोल्ड की चेन। उसकी परफ्यूम की खुशबू ही इतनी शानदार रहती थी कि दूर से ही पता चल जाता था कि यह कोई खास शख्स है। ऐसी है आस्तिक की पर्सनैलिटी, लेकिन आज वह अपनी पर्सनैलिटी से विपरीत नजर आ रहा है। आस्तिक जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। उसकी नज़र बार बार घड़ी पर ही जा रही थी। आस्तिक की गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकती है और वह जल्दी से होटल के अंदर चला जाता है। सब लोग आस्तिक को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसे कौन नहीं जानता है। यहाँ के राजा साहब हैं। वहीं आस्तिक सीधे लिफ्ट में जाता है और वहां से वीआईपी फ्लोर का बटन दबाता है। जैसे ही लिफ्ट वीआईपी फ्लोर पर रुकती है, आस्तिक दौड़ता हुआ एक कमरे के सामने जाता है और उसकी घंटी को जोर से बजाने लगता है। अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है, आ रही हूँ, आ रही हूँ, रुक जाओ, चलकर आऊंगी, उड़कर नहीं। दरवाजा खुलता है और आस्तिक सामने देखता है।
सामने खड़ी औरत जब आस्तिक को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन आस्तिक की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह औरत थोड़ी उम्र दराज थी, एक सफ़ेद कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जुड़ा बना रखी थी और वहां पर कुछ सफ़ेद बाल जो उम्र की वजह से आ गए थे। चेहरे पर हल्की झुर्रियां लेकिन फिर भी चमक बरकरार थी। आस्तिक उस औरत को देखते हुए हताशा के साथ कहता है, कल्पना आंटी। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वह आस्तिक को देखकर कहती है, तुम सीमा की बेटे हो ना? आस्तिक अपना सर हाँ में हिलाता है तो कल्पना जी के चेहरे की मुस्कान और खिल जाती है। वह दरवाजे से हटती है और आस्तिक को अंदर आने का इशारा करते हुए कहती है, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। आस्तिक अंदर आता है। कल्पना जी आस्तिक को देखकर कहती है, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम सीमा के ही बेटे हो सकती हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल सीमा के जैसी है। आस्तिक बस कल्पना जी को देख रहा था। कल्पना जी ने आगे कहा, मैंने सुना है तुम इस रियासत के राजा हो। सच में सीमा अगर आज होती तो तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत खुश होती। लेकिन तभी आस्तिक ने कहा, मैं यहाँ पर अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर मेरी माँ के बारे में जानने आया हूँ। क्या आपको पता है उस रात हुआ क्या था? अचानक से कल्पना जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, उस मनहूस रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और काली रात थी। मैं और सीमा, हम दोनों एक ही क्लब में बार डांस थी। मुझे मेरे बीमार पति के लिए पैसों की जरूरत थी और सीमा को अपने बच्चों की परवरिश के लिए। पर ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जो बेसहारा औरतों को बिना किसी मतलब के काम दे दे। एक औरत काम करने घर से बाहर निकलती है कि तनख्वाह देने वाला हर आदमी जैसे उसे अपने बाप का माल समझता है। अपनी जरूरत और मजबूरी के हाथों हम दोनों ने अपने जमीर को मार दिया और एक बार में डांस करने लगे। लेकिन हम दोनों सिर्फ वहां पर डांस किया करती थी, इसके अलावा हमारा किसी दूसरे काम से कोई लेना देना नहीं था। बार में कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जो डांस करने के साथ जिस्म फरोशी का भी काम करती थी, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। दाल रोटी लायक हम कमा लेते थे और इससे ज्यादा की हम दोनों ने कभी चाहत भी नहीं की। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। हर रात की तरह हम दोनों बार में डांस कर रही थी, तभी दरवाजा खुलता है और वहां पर 2-3 लोग आ जाते हैं। वैसे तो उस बार में आदमियों का आना बहुत ही आम बात थी। सीमा उन आदमियों को देखकर डर गई थी और उसमें से एक आदमी जो उस बार में हर जगह ऐसी नजर दौड़ा रहा था जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। जब सीमा ने उसे देखा तो वह डर से कांप गई और जल्दी से स्टेज छोड़कर ग्रीन रूम में जाकर छुप गई। मैंने जब सीमा को ये करते देखा तो हैरान रह गई। मैं सीमा के पास गई और मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। वो डर के क्यों भाग गई, तो उसने कहा कि वह आदमी उसे ही ढूंढ रहा है। मैं उसकी बात कुछ समझ ही नहीं पाई। वह ऐसा क्यों कह रही है कि कोई उसे ढूंढ रहा है? वह आदमी जो बार में आए थे वो लोग कोई नेता जैसे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी बड़ी पद पर बैठे हैं। सीमा जल्दी से बार छोड़ना चाहती थी। उसने मैनेजर से कहा कि उसे बार छोड़ना है, लेकिन मैनेजर एक नंबर का तारांकन इंसान था। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर सीमा ने बार छोड़ा तो वह उसे आज के पैसे नहीं देगा, यहाँ तक कि इस महीने तक के भी पैसे नहीं देगा। सीमा को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उसे अपने बच्चों के लिए खाना ले जाना था। मैंने सीमा की उस बार से निकलने में मदद की और उसके हाथ में कुछ पैसे भी दिए। सीमा वो पैसे लेकर ऐसे भागी जैसे कि सच में अगर वह यहाँ पर रुकती है तो उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। मैं वापस स्टेज की तरफ आ रही थी कि तभी मैंने देखा सीमा का बैग यहीं पर छूट गया है। मैं जैसे ही उस बैग को लेती हूँ, उसमें सीमा की दवाइयाँ थी। सीमा डिप्रेशन की पेशेंट थी। ये दवाइयाँ उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए मैं दोबारा क्लब से बाहर निकलती हूँ और सीमा को वह बैग देने के लिए उसे सड़क पर ढूंढने लगती हूँ। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन सीमा को निकले ज़्यादा देर नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने सड़क पर चलते हुए उसे ढूंढना शुरू किया। मुझे अभी क्लब से निकलते हुए सड़क पर चलते हुए 5 मिनट की बीते होंगे कि तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे कार के पीछे कुछ हो रहा है और उसे देखकर मेरे पूरे शरीर का खून अपनी जगह पर जम जाता है। ये सीमा थी, एक गाड़ी के पीछे और जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। सुनसान सड़क, रात का अंधेरा और आसपास का सुनसान माहौल। यहाँ पर कोई नहीं था उसकी चीख सुनने के लिए। तभी मेरी नज़र उन लोगों पर गई। वह 2-3 लोग थे और यह वही लोग थे जो सीमा को ढूंढने के लिए क्लब में आए थे। वह लोग सीमा का रेप कर रहे थे। सड़क पर ही उन्होंने सीमा के साथ बलात्कार किया। एक आदमी सीमा के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसके बाकी के साथी जोर जोर से हंस रहे थे।
इससे पहले उनकी नज़र मुझ पर पड़ती, मैं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। मैं उस समय अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मैं असहाय थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था अगर उन लोगों की नज़र मुझ पर पड़ेगी तो मेरा भी वही हश्र होगा जो इस समय सीमा का हो रहा है। उस समय मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक आदमी सीमा के ऊपर से उठता है और दूसरा चढ़ जाता है। उस समय मुझे ये सारी दुनिया नर्क की समान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सामने का ये दृश्य मौत का मंजर है। मेरी सहेली मेरी आंखों के सामने लुट रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। सीमा की चीख धीरे धीरे घुटन में तब्दील हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस नहीं ले रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे सीमा ने अपना शरीर छोड़ दिया है और इसी डर से मैंने एक हल्की सी चीख के साथ कहा, सीमा। पर शायद मेरी चीख इतनी धीरे थी कि सीमा के कानों तक नहीं गई। पर शायद वह इतनी तेज थी कि उन दरिंदों के कानों तक चली गई। उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर कोई और भी है और वह लोग मुझे ढूंढने के लिए आसपास के इलाकों में खोजने लगे। मुझे पता चल गया था अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे बहुत बुरी मौत मिलेगी। इसीलिए मैं तुरंत वहां से भाग गई। मैं भागकर सीधे अपने घर गई। मेरे पति अपाहिज थे। जब उन्होंने मुझे ऐसा घबराया हुआ देखा तो उन्होंने मुझे इसका कारण पूछा, लेकिन मैं उस समय इतनी डर गई थी कि मैं कुछ नहीं बता पाए और उस वक्त मैं अपने पति को लेकर अपने घर को छोड़कर दूर चली गई। लेकिन वहां जाकर भी मुझे सीमा की चीख और उसकी यातनाएं याद आ रही थी। मेरी अंतरात्मा मुझे इस बात के लिए धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी सहेली की मदद नहीं की। कुछ समय बाद मैं अपने पति के साथ वापस शहर में आ गई और फिर मैं सीमा से मिलने गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि सीमा ने आत्महत्या कर ली है। उसकी मौत का सुनकर मेरी बची कुछ हिम्मत भी जवाब दे गई। मैं बहुत रोई थी और तब जाकर मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। मेरे पति ने पहले मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि मैंने एक औरत होकर एक औरत का साथ नहीं दिया और उसकी मदद नहीं की। मेरे पति के कहने पर मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाने की सोची क्योंकि उस हादसे की चश्मदीद गवाह मैं थी। इसीलिए अपने मन को मजबूत करके मैंने सीमा की मदद करने की सोची। मैं जीते जी तो उसका साथ नहीं दे पाई, कम से कम मरने के बाद उसके पापियों को सजा तो दिलवा दूं। यही सोचकर मैं पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाते ही मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहां का एसपी उन लोगों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था। ये वही तीनों थे। मैं इन तीनों की शक्ल कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं वहां से वापस आ गई। मैं उन पुलिस वालों से कैसे मदद की उम्मीद रख सकती हूँ जो सीमा के दोषियों के साथ मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। उसके बाद मैं सीमा के घर गई। मुझे पता चला कि सीमा ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन सीमा के बच्चे, मैं उन्हें रखना चाहती थी। अपनी सहेली की आखिरी निशानी को मैं अपने पास रखना चाहती थी, पर पड़ोसियों ने मुझे बताया कि सीमा के बच्चे भी उसके साथ आग में जलकर मर गए। आखिरकार हार कर मुझे सीमा का केस छोड़ना पड़ा, लेकिन मन के एक कोने में यह बात हमेशा से जिंदा थी कि सीमा को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ जो गलत हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए और उसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अपनी पूरी बात कहने के बाद कल्पना जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी सहेली के साथ हुआ हादसा ऐसा याद आया जैसे कि यह कल की ही बात है। लेकिन यहाँ पर आस्तिक की आंखों से जो आंसू बह रहे थे वह अपनी मां की अफसोस के लिए नहीं थे, बल्कि यह आंसू वह दर्द है जो आस्तिक कई सालों से अपने सीने पर लेकर जी रहा था। आस्तिक की आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी। आस्तिक का वो डर जो वह हर रात सहता आ रहा था, आज अचानक से उसके सामने आ गया था। वह उस रात को कभी नहीं भूल सकता है। कैसे भूल जाएगा वह उस रात को जब उसकी मां बिना कपड़ों के घर लौटी थी। उसका शरीर इस तरीके से नोचा गया था जैसे गिद्धों ने उसे खा लिया है। उस रात आस्तिक को समझ आ गया था कि उसकी मां के साथ क्या हुआ है, और वह नन्हा सा बच्चा अचानक से उस रात बड़ा हो गया था। आस्तिक की मां ने कभी उसे नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, ये सोचकर कि कहीं वह लोग आस्तिक को नुकसान न पहुंचा दे। वो लोग पॉलिटिशियन से जुड़े हुए थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अगर आस्तिक उन पर कुछ भी एक्शन लेता तो वह लोग आस्तिक को जान से मार सकते थे। इसीलिए उसकी मां ने कभी भी आस्तिक को इस दुर्घटना के बारे में नहीं बताया। और घर में आग का लग जाना और एक दर्दनाक याद है उन सब के जीवन का। वह आग इतनी भयंकर थी कि आज भी कीर्ति आग से डरती है। आस्तिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और वह भयंकर याद जो उसके दिमाग में थी वह फिर से आने लगी। इस दुनिया ने उसके साथ बहुत जुल्म किया है, उसके परिवार को मौत के मंजर तक पहुंचाया है। आस्तिक गुस्से में अपने मन में कहता है,
मैं उन सबको नरक दिखाऊंगा, उन सबको ऐसी मौत मारूंगा कि वह लोग दोबारा जन्म नहीं होना चाहेंगे। जिसने मेरी माँ के साथ ऐसा किया है और जिसने मेरे भाई बहनों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, मैं उन लोगों की ऐसी दुर्गति करूंगा कि उन लोगों की 7 पुश्तें भी बेनस्ल पैदा होंगी। आस्तिक अपने ख्यालों से तब बाहर आता है जब कल्पना जी अपने आंसू पोंछते हुए आस्तिक को देखकर कहती है, वैसे मैं तो तुमसे ही पूछना ही भूल गई कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। कितने साल बाद एक आदमी मेरे दरवाजे पर आता है और कहता है कि सीमा का बेटा मुझसे मिलना चाहता है। जब उसने मुझे तुम्हारा नाम बताया तो मैं हैरान रह गई। मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूल सकती थी क्योंकि सीमा अक्सर तुम्हारा नाम लिया करती थी। पर जब उस आदमी ने कहा कि उसके बच्चे जिंदा है तो मैं हैरान रह गई, लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत खुश भी हुई थी ये जानकर कि उस दर्दनाक हादसे में तुम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। पर बेटा, तुम्हारी माँ का न्याय अभी भी बाकी है। उन लोगों ने बहुत दरिंदगी दिखाई है सीमा के साथ, तुम उन्हें छोड़ना मत। आस्तिक का धीरे धीरे खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था वह उन लोगों को एक साथ घसीटते हुए सिग्नल के चौराहे पर लाए और जिंदा आग लगा दे। लेकिन आस्तिक ने अपने दर्द का घूंट पीते हुए कल्पना जी से कहा, अगर उन लोगों को इतनी आसानी से मार दूंगा तो उन्हें उस दर्द का एहसास कैसे होगा जो मेरी माँ को हुआ था। मैं उन्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। उनकी ऐसी हालत करूंगा कि उन्हें अपनी जिंदा होने पर अफसोस होगा। मैं उन्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और कल्पना जी से कहता है, शुक्रिया मुझे हर बात बताने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके वापस जाने का इंतजाम करवा दूंगा। कल्पना भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। आस्तिक वहां से चला जाता है और बाहर निकलते ही उसका सामना एक दूसरे आदमी से होता है। वह आस्तिक को देखकर कहता है, राजा साहब, कुछ पता चला? आस्तिक हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ नमन, पता तो चल गया है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कल्पना आंटी कहाँ से मिली? नमन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या राजा साहब, मैं जासूस हूँ, ये तो मेरा काम है। आपने मुझे नाम बताया, जगह बताई, बाकी उन्हें ढूंढना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, और कोई मदद चाहिए तो मुझे जरूर याद कीजिए। आस्तिक ने अपने फोन से एक नाम नमन को देते हुए कहा, नमन, ये 25 साल पहले की एक पॉलिटिकल पार्टी है। पता करो उस समय इस पॉलिटिकल पार्टी में हाई पोजीशन पर कौन कौन से मेंबर मौजूद थे और वह लोग अब कहाँ हैं। नमन उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम और उसका लोगो अपने फोन में लेता हुआ कहता है, 2 दिन में हो जाएगा सर। द रॉयल ऑफिस। शारदा जी इस समय आस्तिक की कंपनी में सफाई वाली का काम कर रही थी। उसे बहुत ही अपमानित और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर फिर भी वह काम कर रही थी। उसने अपनी हालत के बारे में अरुणिमा से बात करने की सोची। उसने सोचा कि अगर वह अरुणिमा को ये बता देगी कि आस्तिक उसके साथ क्या कर रहा है तो शायद वह उसे बचा लेगी। लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा और शारदा जी के कांटेक्ट की सारी कड़ियाँ ही खत्म कर दी थी। शारदा जी चाह के भी अरुणिमा से बात नहीं कर पा रही थी। शारदा जी इस वक्त आस्तिक के केबिन में बैठकर फर्श पर पोछा लगा रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और आस्तिक अंदर आता है। शारदा जी को इस तरीके से काम करता देख आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और आस्तिक अपने उन गंदे जूते के साथ ही उस पोछा लगे हुए फर्श पर चलते हुए कहता है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। फर्श इतना चमकना चाहिए कि मेरा चेहरा उसमें नजर आए। शारदा जी गुस्से का घूंट पीकर रह गई। उसने जल्दी से पोछा दोबारा पानी में डाला और ठीक से पोंछने लगी। जल्दी से फर्श की सफाई करके वह वहां से निकल जाती है और सीडीओ के पास जाकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करती है। तभी उनका फोन बजता है। वह देखती है कि प्रताप का मैसेज है। वह उसे मिलने के लिए बुला रहा है। शारदा जी वैसे ही गुस्से में आग बबूला थी। उन्होंने मैसेज में प्रताप को रिप्लाई किया, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी फालतू बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन प्रताप ने कहा कि कोई फालतू बात नहीं है। मेरे पास आस्तिक रायचंद की बहुत बड़ी पास्ट हिस्ट्री है। तुम्हें यहाँ आना चाहिए। इसके बाद शारदा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे कुछ भी करके बस आस्तिक के बारे में सच जानना था जो उसके मन के किसी कोने में एक डर की तरह बना हुआ था। बस वह चाहती थी वह डर सही साबित ना हो। उसके अतीत की कड़ियाँ इस तरीके से उसके सामने नहीं आ सकती है। द रॉयल गेस्ट हाउस। पृथ्वी एक जीप तैयार कर उसने पेट्रोल की टंकी चेक की और जीप की स्थिति को जांचा। उसके बाद वह अंदर गेस्ट हाउस में जाता है और सीधे जानवी के कमरे में जाते हुए कहता है, चलो गाड़ी तैयार है। जानवी का पैर लगभग ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग अभी बाकी थी।
जानवी धीरे धीरे अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है और धीरे धीरे चलने लगती है। लेकिन पृथ्वी जब उसे ऐसा करता देखता है तो जल्दी से जानवी के पास आता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। जानवी एक पल के लिए हैरान हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन पृथ्वी बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे बाहर लेकर आता है और जीप में बिठा देता है। दूसरी तरफ से पृथ्वी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है। जानवी हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहती है, आप मुझे दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? पृथ्वी जीप स्टार्ट करते हुए कहता है, नहीं, रास्ते में छत्तीसगढ़ पड़ेगा, तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगा। जानवी की आंखें छोटी हो जाती है और वह कहती है, अरे लेकिन मुझे तो दिल्ली जाना है ना। पृथ्वी अपना सर पीटते हुए कहता है, कैसा बेवकूफ़ी वाला सवाल कर रही हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दिल्ली छोड़ने जा रहा हूँ, वरना ऐसी हालत में तुम दिल्ली कैसे जाओगी? जानवी कहती है, लेकिन आपको वहां तक चलने की क्या जरूरत है? मतलब यहाँ पर आपके पास आपका काम भी तो होगा ना, तो आप मुझे दिल्ली तक क्यों लेकर जा रहे हैं? मुझे किसी बस या ट्रेन में बैठा दीजिए, मैं वहां से अपने आप चली जाऊंगी। पृथ्वी घूमते हुए जानवी को देखकर कहा, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो सच में तुम्हें रास्ते में उतार दूंगा, उसके बाद जाती रहना अपने आप दिल्ली। जानवी मुंह फुलाकर बैठ जाती है और पृथ्वी गाड़ी ड्राइव करने लगता है। वह लोग सिंघल से निकलकर हाईवे पर आ गए थे, तभी पृथ्वी का फोन बजता है। सामने से आस्तिक की कॉल आ रही थी। वैसे तो उसने आस्तिक को बता दिया था कि वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा है। क्योंकि आस्तिक से उसकी बात नहीं हो पा रही थी, पृथ्वी ने ब्लूटूथ कनेक्ट करते हुए कहा, जी भाई। सामने से आस्तिक ने गुस्से में कहा, पृथ्वी कहाँ हो तुम और तुम दिल्ली कैसे जा सकते हो? अभी के अभी वापस आओ, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। लेकिन पृथ्वी ने कहा, आना पॉसिबल नहीं है भाई, मैं सिंघल से 2 घंटे पहले ही निकल चुका हूँ और अब मैं हाईवे पर हूँ, तो वापस आना पॉसिबल नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ और जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। आस्तिक कहता है, लेकिन तुम्हें दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? ऐसा कौन सा काम है जो तुम यहाँ रहकर नहीं कर सकते थे, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ गया? पृथ्वी ने कहा, भाई कुछ जरूरी काम है, एक पेशेंट है, उसी के केस को सॉल्व करने जा रहा हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। आस्तिक अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा दिल्ली जाना इतना ही जरूरी है तो तुम वहां पर जाकर हमारे बिजनेस पार्टनर रस्तोगी जी के फार्म हाउस पर रहोगे, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम आने वाली हो। पृथ्वी ने कहा, भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक रात के लिए होटल में रह लूंगा। लेकिन आस्तिक ने गुस्से में कहा, अगर तुम रस्तोगी जी के फार्म हाउस में नहीं रह सकते हो तो अभी के अभी वापस आओ, चाहे कितना भी समय क्यों न लगा हो, मैं रॉयल गार्ड को भेजता हूँ, तुम जहाँ हो वहीं से तुम्हें वापस ले आएंगे। लेकिन पृथ्वी कहता है, नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मैं रह लूंगा उनके फार्म हाउस पर, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए। पृथ्वी ने ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिया। जानवी हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहती है, आप अपने भाई से बहुत डरते हैं ना? पृथ्वी मुस्कुराता है और ना में सर हिलाते हुए कहता है, डरता नहीं हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और वह भी इसलिए क्योंकि वह मेरे बड़े भाई हैं। उनकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। उन्होंने बहुत मुश्किल से हम तीनों भाई बहनों को पाला है और हमने जीवन में उनका संघर्ष देखा है। इसीलिए तो मैं और मेरी दोनों बहनें हमारे बड़े भाई को अपने भाई की तरह नहीं बल्कि अपने पिता की तरह मानते हैं। जानवी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, जिंदगी में पिता का होना बहुत जरूरी है ना? पृथ्वी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ जरूरी तो है, लेकिन मेरे भाई ने कभी भी हमारी जिंदगी में इस कमी को आने ही नहीं दिया। जानवी भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और उसके चेहरे पर इस समय परेशानी के भाव थे, मन में कुछ चल रहा था जो चेहरे पर व्यक्त नहीं हो पा रहा था। पृथ्वी ड्राइव करता हुआ राजस्थान की सीमा पार आ चुका था, लेकिन बहुत देर से उसके और जानवी के बीच कोई बात नहीं हुई। ऐसे में तो पूरा सफर बहुत ही बोरिंग तरीके से कटता। कुछ सोचते हुए पृथ्वी ने जानवी से कहा, वैसे तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जानवी ने पृथ्वी की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बारे में क्या जानना है, कुछ है ही नहीं बताने लायक। पृथ्वी कहता है, कुछ तो होगा, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड। जानवी कहती है, मेरी बस माँ है, पापा कहाँ है मुझे भी नहीं पता। माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वह पापा के बारे में कभी बता ही नहीं पाई। भाई बहन है ही नहीं, रिश्तेदारों का कोई पता ठिकाना नहीं है और बॉयफ्रेंड मैंने कभी बनाया ही नहीं।
पृथ्वी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी लाइफ का चैप्टर तो शुरू होते ही खत्म हो गया। फिर पृथ्वी कुछ सोचता है और कहता है, वह औरत कौन थी जो तुम्हें अपने साथ उस क्लब में लेकर आई थी? जाह्नवी ने कहा, वह सविता आंटी है, मैं उन्हीं के साथ उस क्लब में आई थी। पृथ्वी ने अपना अगला सवाल पूछते हुए कहा, वैसे तुम डांस अच्छा करती हो, लेकिन तुम जिस तरीके का डांस कर रही थी, ऐसा डांस शरीफ घरों की लड़कियां नहीं करती हैं। जाह्नवी के चेहरे पर एक व्यंग्य की मुस्कान आ जाती है और वह पृथ्वी से कहती है, सही कहा आपने, ऐसा डांस शरीफ घर की लड़कियां नहीं करती हैं, और ऐसा डांस देखने के लिए शरीफ घरों की लड़के भी नहीं आते हैं। जहां तक मैंने देखा था उन लड़कों में एक आप भी थे जो वहां पर बैठकर हमारे डांस का मजा ले रहे थे। पृथ्वी ने गुस्से में जाह्नवी को देखते हुए कहा, अगर मैं उनके साथ बैठा था तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी उनके जैसा ही हूँ। जाह्नवी ने भी मुस्कुराते हुए पृथ्वी को देखा और कहा, और अगर मैं उस तरीके का डांस कर रही थी तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वैसे ही हूँ। तभी एक झटके में गाड़ी रुकती है और पृथ्वी ब्रेक लगा देता है। जाह्नवी थोड़ी आगे डैशबोर्ड से टकराने ही वाली थी कि तभी पृथ्वी ने डैशबोर्ड पर अपना हाथ रख दिया और जाह्नवी का सर पृथ्वी के हाथ पर टकरा गया। जाह्नवी ने पृथ्वी को देखते हुए कहा, मेरा सर क्या आपको फुटबॉल नजर आता है? ऐसे कैसे पकड़ लिया आपने? पृथ्वी अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है, अगर नहीं पकड़ता तो तुम्हारा सर फूट सकता था। जाह्नवी इधर उधर देखती है। सुनसान सड़क, अनजान हाईवे पर उनकी गाड़ी रुक गई थी। उसने पृथ्वी को देखते हुए कहा, क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? पृथ्वी बाहर निकलते हुए कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं रोकी है, शायद कार्बोरेटर में कचरा चला गया है, मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी गाड़ी ठीक करता हूँ। जाह्नवी कहती है, अरे आप इंसानों के डॉक्टर हैं, गाड़ी के नहीं, जाकर किसी मैकेनिक को बुलाकर लाइए। पृथ्वी गुस्से में जाह्नवी को घूरते हुए देखता है और कहता है, तुम्हें इस सुनसान सड़क पर एक परिंदा भी दिखाई दे रहा है जो मैकेनिक देखेगा? पृथ्वी गाड़ी ठीक ही कर रहा था कि तभी वहां पर 10-15 लोग आ जाते हैं, जिनके हाथों में तलवार थी, और वह सब आकर पृथ्वी और जाह्नवी की गाड़ी को घेर लेते हैं। कहानी ख़त्म हो गई है और मेरी फिशेज़ को भी कहानी पसंद आई। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बिना वॉयलेंस की, बिना डार्क रोमांस की और बिना किसी बड़े मार धाड़ के कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे दूसरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अग्नि प्रतिज्ञा आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि वो कहानी सच में मैं जब उसे लिख रही थी ना, मैं उसे फील भी कर रही थी, क्योंकि उसमें एक तो प्यार को एक नेक्स्ट लेवल पर बताया गया है। वो वैसा वाला प्यार नहीं है जैसे कि आजकल के जेनजीज करते हैं, या फिर आजकल के जो हार्ड डार्क रोमांस में दिखाया जाता है, वैसा वाला प्यार नहीं है। एहसास वाला प्यार है जो धीरे 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 शुरू होता है। तो आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी, जाकर सुनिए, उसके बाद तो डिसाइड कीजिएगा। चैनल अभी भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।